तो ये इंटरनेट पे, बिल्कुल इंटरनेट के स्पीड पे, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पे, और कितने ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है किसी सिस्टम में, उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, इंटरनेट इज सब्जेक्ट टू ए लॉट ऑफ क्लटर। बहुत सारे इश्यूज इंटरनेट के साथ है, जैसे कॉस्ट है, अवेलेबिलिटी के साथ साथ में एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ पे इंटरनेट कित, जैसे हम लोगों को लगता है कि अभी भी इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो हर जगह पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत सारे एरियाज अभी भी ऐसे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट की ही बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अभी भी हम लोगों से 10 साल 15 साल पीछे हैं, या फिर जहाँ पे कॉस्ट जो है इंटरनेट की बहुत वैसे है। दूसरी चीज, इंटरनेट कई बार क्या होता है कि बहुत सोशल इश्यूज की वजह से या किसी न किसी एजेंडा की वजह से इंटरनेट को डाउन कर देना पड़ता है कुछ कुछ एरियाज में, है ना। तो वहां पे ये प्रॉब्लम रहती है कि इंटरनेट जैसे ही डाउन हुआ कि फिर आप ऑनलाइन मार्केट जो है वो एक तरीके से उस प्रॉपर एरिया के लिए क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो ये इश्यूज हमेशा ही रहे हैं, और मतलब इनको कंसीडर करना जरूरी है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई प्लान करना चाह रहे हैं तो, या फिर उन्हीं एरियाज को आप कर सकते हैं जहां पे ये अवेलेबिलिटी हो। सेकंड, लार्ज अमाउंट ऑफ कंपेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें ये एक तरीके से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है कस्टमर साइड से, लेकिन डिसएडवांटेज कहेंगे बिजनेस साइड से, इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है मार्केट में कि कई बार आप देखते हो कि कोई कोई प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपके पास एक जगह देखिएगा तो 400-500 का होगा, कहीं 200-300 में अवेलेबल है, कहीं कहीं ऑफर लगा करके, और डेढ़ 150-200 रुपए में भी, या 90% 80% इस तरीके से सेल किए जाते हैं। तो मार्केट में ये चीज बने रहने के लिए आपको कंपटीशन का ध्यान बहुत ही ज्यादा रखना होता है। दूसरी चीज, एक एग्जांपल ही देता हूं, जैसे एक होता है कैनन कनेक्ट का एक डिवाइस है जो 24,000 रुपीज का था। आप फ्लिपकार्ट पे चाहे तो सर्च करेंगे, तो उसको मैंने खरीदा था सिर्फ 1999 में। आई परचेज दैट, है ना। फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट 9,999 में हो गई। तो वहां पे क्या है कि अगर सामने दूसरा कोई पर्सन है, कंपटीटर है, तो वो कितना भी कम करेगा तो 24-25 हजार की चीज को 1999 में बेचने में उसके साथ दिक्कत है, अगर उसका परचेजिंग जो है वो थोड़ा सा महंगा रहा हो तो। या कई बार फोन्स भी, बहुत दिनों पहले की बात है, एक कार्बन का टाइटेनियम आता था 13,000 एट दैट टाइम, एंड आई परचेज दैट फॉर समथिंग 999 है। तो वो आया था बिग बिलियन डेज में, और इस तरीके से आता है। लेकिन उसमें ये है कि छोटे जो कस्टमर हैं वो इस तरीके के ऑफर्स में नहीं जा, सॉरी बिजनेस एंटिटीज हैं, वो इस तरीके के ऑफर्स को नहीं रन कर सकते। रीजन इज दैट कि उनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो 500 प्रोडक्ट बेच करके और फिर 10,000 प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट बना सके। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर रहती है। फोर्थ पॉइंट इज सम कंज्यूमर्स लैक ट्रस्ट ऑनलाइन। बहुत सारे लोग, इवन कि अगर आप अपने घर में ही देखें तो बहुत लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो तो कहते हैं कि ठीक है चलो ऑनलाइन मंगा लो, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज की डेट में भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, मतलब ऑनलाइन चीजों पे। वो कहते हैं कि नहीं, चलते हैं शॉप से खरीद करके लाते हैं। तो द थिंग बिहाइंड दिस इज दैट कि वो इन्फ्लुएंस्ड है बहुत सारे न्यूज से। जैसे अक्सर आते रहता है कि ये फ्रॉड हुआ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, ऑनलाइन मार्केट में ये फ्रॉड हुआ, हैक हो गया सिस्टम, सब इस तरीके की जो निगेटिव न्यूज है उनका इम्पैक्ट भी रहता है। और एक चीज और है कि निगेटिव न्यूज ज्यादा स्प्रेड होती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव न्यूज। तो जब भी ये न्यूज आती है कि हाँ ये इस तरीके का फ्रॉड हुआ, तो वो तो सब लोग याद रखते हैं, लेकिन कितना बेनिफिट हुआ या मार्केट की पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इस पे बातें कम होती हैं। अगर उस पे ज्यादा बातें हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पे ज्यादा बातें हो, तो जो कंज्यूमर है उसका ट्रस्ट ऑनलाइन शॉपिंग में रहेगा। Then the next point is, even an individual or small group of people can harm image of an
एस्टेब्लिश्ड ब्रांड। जैसे आपने देखा होगा कि जोमेटो या स्विगी में या फिर कई बार ओला वगैरह, ओला उबर में भी ये देखा जाता है कि कोई एक ड्राइवर है, कोई एक दो डिलीवरी बॉय जो है, उनकी वजह से पूरा जो मार्केट है, उनका मार्केट सेगमेंट है वो प्रॉपर स्टेब्लिश्ड रहता है, लेकिन अचानक से क्रैश हो जाता है। ठीक है, लोग कहने लगते हैं कि नहीं बायकॉट करो इसका और यहाँ से ऑर्डर नहीं करेंगे। तो इस तरीके की बात है कि जितना इजी है मार्केट को ग्रैब करना, उतना ही प्रॉब्लम भी है कि एक ही पर्सन पूरे सिस्टम को, पूरा रेपुटेशन जो है जिसपे करोड़ों रुपया लगा करके और रेपुटेशन किसी बिजनेस का बना हुआ है, देन दैट मे बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती रहती है। बाकी स्मॉल ग्रुप, मान लीजिए किसी कंपनी में 10 लोग आकर के और कहें कि नहीं यहाँ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट द थिंग इज दैट कि मार्केट उस टाइम पे उसके लिए खराब हो जाएगा, उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा सोचना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ ही प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए अवेलेबल है, मतलब जो इजी टू मूव हो, एआई टाइप के। हालांकि आज की डेट में भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी डिलीवर किए जा रहे हैं, उनकी भी मार्केटिंग ई कॉमर्स के थ्रू हो रही है। बट आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे सपोज दैट घर बनवाना है, घर बनवाने के लिए आपको ईंट खरीदना है, तो वो इतना आसानी से अवेलेबल नहीं है। अगर किसी रिमोट एरिया में चाहिए या कहीं पे भी चाहिए तो वहां पे आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे के सर्विसेज तो दे सकते हैं कि द कस्टमर कैन कनेक्ट यू एंड कैन परचेज और कैन बाय समथिंग फ्रॉम यू, बट अगर उसको डिलीवर करना है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर घर पे कोई मान लीजिए टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स का क्या टेक्सचर होना चाहिए, क्या फिर उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें अभी भी ट्रेडिशनल मार्केट को ही फॉलो करती हैं। और उसमें जो कंज्यूमर है वो शॉप में जाता है, वहां पे चीजें देखता है 10 जगह से जाकर के, और कॉम्पिटिटिव मार्केट को जज करता है कि ये उसके लिए कितना सक्सेसफुल है, कितना अनसक्सेसफुल है। तो अभी भी बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो अनटच्ड हैं और डिजिटल मार्केटिंग में अभी भी उनको कैटर नहीं किया गया है। देन द लास्ट पॉइंट इज disseminates information to the prospects who do not have purchasing power। अब इसमें एक चीज और भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी परचेजिंग पावर नहीं है, उनको उन तक भी इंफॉर्मेशन कई बार पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आप जब ग्लोबल लेवल पे सिर्फ वो सर्च कर रहा है तो उसको भी, जैसे मान लीजिए कि किसी को आईफोन नहीं लेना है, तो आईफोन नहीं लेना है, बट वो क्या करे कि उसके पास एडवर्टाइजमेंट जा रही है, या फिर वो सर्च कर रहा है कि हाँ चलिए मैंने सर्च किया, उसने देखा कि क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और क्या चीजें। तो एज ए बिजनेस एंटिटी वो भी प्रोबेबल कस्टमर के तरीके से वो देखा जाता है कि हाँ यार इसने सर्च किया, ये इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो ये मेरा कस्टमर हो सकता है। तो वहां ये थोड़ा सा जज करना डिफिकल्ट हो जाता है कि जो पर्सन है, इंटरेस्टेड है, उसकी परचेजिंग पावर है भी कि नहीं, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो निगेटिव भी डिजिटल मार्केटिंग के साथ एसोसिएटेड है। ये आपको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले, बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जब भी एग्जाम होगा उससे पहले पहले। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट में सबसे जो पहला आता है वो है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब ये है कि कस्टमर इज द किंग, और ये हर बिजनेस में है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द digital platform or this one physical platform, or in we are sitting in some market, है ना। तो वहां पे कस्टमर की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है, और कस्टमर के अपने प्रिंसिपल्स को उस लेवल पे लेके जाना होगा जिसमें कस्टमर फील कर पाए कि नहीं, जो जहां से मैं परचेजिंग कर रहा हूँ वो हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड भी कर रहा है, और वैल्यूएबल चीजें जैसे जो कॉस्ट वो पे कर रहा है कस्टमर, उसके लायक उसको वो सर्विसेज या उसको वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देन द सेकंड पॉइंट इज कम्पिटेटिव एडवांटेज। कम्पिटेटिव एडवांटेज हमेशा बनी रहनी चाहिए। दूसरी चीज एक और कि एज ए बिजनेस एंटिटी
और एज ए कंज्यूमर, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात पे सोचना होगा। एज ए कस्टमर अगर आप सोचें तो उसमें आपको कम कॉस्ट में बेहतर सर्विस मिलनी चाहिए, बट एज ए बिजनेस एंटिटी देखें तो आपकी कॉस्ट हमेशा ही आपके जो कंपटीटर है उससे इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, या वो अगर हाँ कुछ एक्स्ट्रा इस लेवल का प्रोडक्ट आपके पास है कि जो किसी और के पास नहीं है, देन यू कैन डोमिनेट द मार्केट। बट द थिंग इज दैट if you have some products which are available at a large scale, then you have this one keep this competitive, and you have to put your price at the level of other competitors। तो वहां पे ये चीजें ध्यान में रखना है कि जो आपके कंपटीटर है उससे कॉस्ट इतनी ज्यादा ना हो कि आपका प्रोडक्ट ही मार्केट में सेल ना हो। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। आप कंपेयर करके अपने कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं, और अगर बहुत कम करने के चक्कर में रहते हैं देन आपका जो बिजनेस है वो क्रैश भी कर सकता है। देन थर्ड पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑन कस्टमर नीड्स। आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि कस्टमर की नीड्स क्या है। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी कॉस्ट तो है ही, और आज की डेट में कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा से बहुत मैटर तो करता है, बट उतना ज्यादा भी नहीं मैटर करते। अगर कोई पर्सन है एक सामान खरीदना है अच्छे कॉस्ट में, तो वो उस पे सारा रिसर्च करने के बाद ये देखता है कि नहीं, मुझे ये जो मेरी ये नीड्स है वो ये कंपनी का ये प्रोडक्ट ही पूरा कर पाता है, तो वो अरेंज कर लेता है प्राइस को, है ना। लेकिन कंपनी को कस्टमर की नीड्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसको आप अपने लेवल पे भी देखें तो किसी भी एक प्रोडक्ट की केस स्टडी लेकर के, या इमेजिन करके कि यू आर seller of some products or you are producer of some products, you can judge on these 3 points that these are how much valuable. ड्राइवर्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, किसी भी डिजिटल मार्केट का या मार्केट का के क्या पॉइंट्स हैं, ये पहले भी हम लोग बातचीत में डिस्कस किए हैं हम लोग, आज फिर से एक बार देखते हैं। मार्केट नीड्स एंड एफर्ट्स, ये मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं ये इस प्रोडक्ट का तो मार्केट ही नहीं है ना, या फिर कोई प्रॉपर किसी लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। सपोज दैट आपको सेल करना है, अगर विंटर के आज की डेट में विंटर्स हैं, तो इसमें आप कहीं से अपैरल्स लेकर के आए और सेल करना चाह रहे हो, तो मार्केट में जरूरत है तभी बिकेगा, अदरवाइज आप शॉप पे कितना भी लगा करके रखो तो मार्केट से आउट हो जाएगा। या फिर खूब ठंड पड़ रही है यहाँ पे, और जनरली जो आइसक्रीम के चारों तरफ रेडियां घूम रही हैं, ठीक है, जैसे जो जनरल मार्केट है उसमें है, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो कहीं कहीं पे हाँ ये ठीक है कि हम लोग आइसक्रीम खा लेते हैं, बट जनरल एक बड़े स्केल पे आइसक्रीम का मार्केट विंटर में दिसंबर जनवरी में नहीं है, है ना। तो मार्केट के नीड को समझना है। दूसरी बात, मार्केट की नीड्स के साथ साथ मार्केट किस कॉस्ट पे चीजों को चाहता है, मार्केट किस तरीके के पैकेजेस को चाहता है, और उसके लिए आप क्या एफर्ट कर पा रहे हैं मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए, मार्केट में एंटर करने के लिए। ये सारी चीजें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक जो है वो बहुत वास्ट है। मैनेजमेंट में अगर आप जाएं तो शायद ये 2-3-4 चैप्टर तक के इसमें आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बस याद रखना है, ओनली कीपिंग द एग्जाम इन माइंड। सेकेंड थिंग, टेक्नोलॉजी। वी ऑल आर टेक्नोलॉजी पीपल, तो हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे आप जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं उसको कैसे लेकर के आ सकते हैं। थर्ड, कॉस्ट। बार बार इस पे बात हो चुकी है, और शायद जब तक क्लास चलेगी तब तक इस पे बात हुई कि कॉस्ट हमेशा ही, चाहे कॉस्ट में 2-3 चीजें, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के साथ प्रोडक्ट डिलीवरी जो होती है उसकी कॉस्ट आ जाती है, पैकेजिंग कॉस्ट है ना। फिर जो कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं उन वो व्हाट वी कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाएगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिलीवर करती हैं। दूसरी बात, वेयर हाउस कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब वही डिलीवरी रिलेटेड कि प्लेस प्राइस, प्लेस
की बात करें तो प्राइस और प्लेस भी जो है वो कहीं ना कहीं प्राइस डिसाइड करने में यूज होता है। तो ये बातें समझनी जरूरी है, और तभी आप मार्केट को समझ भी पाएंगे और मार्केट में स्टेब्लिश भी कर पाएंगे किसी ब्रांड को। देन द फोर्थ पॉइंट, क्वालिटी। क्वालिटी जो है वो बहुत उस टाइप का पॉइंट है जिसपे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं किसी के, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि एक लोकल मार्केट का एग्जांपल लेता हूं, तो लोकल मार्केट में आप सपोज दैट आनंद विहार जा रहे हो, सभी लोग गए होंगे। तो आनंद विहार क्या है कि ऊपर जो वो पुलिया पे बेचते हैं, है ना, ओवर फुट ब्रिज पे, तो वहां देखिएगा कि आपको एमआई के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी वो दिखा रहे हैं कि चलिए 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए में बेचते हैं ना। जबकि क्या है, ना क्वालिटी है ना कुछ है, उन्होंने जस्ट कहीं से कूड़ा उठाया, उस पर टैगिंग किया, या फिर अलग अलग टाइप की चीजें हैं, और वहां पे कई बार चल गई कई बार नहीं चली, इस टाइप की चीजें रहती हैं। लेकिन उनका जो सेगमेंट है वो डिफाइंड है। उनका सेगमेंट है कि जो लो इनकम ग्रुप है वो उनके लिए सेल कर रहे हैं। बट अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप कभी भी एक तो वहां पे ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पाइएगा, और आपका ट्रस्ट वहां क्रिएट नहीं होगा कि नहीं मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीद लूं। तो आप क्या करोगे, वहीं से आगे बढ़ करके या तो आप ऑनलाइन मार्केट को में चले जाओगे, और नहीं तो फिर किसी मॉल में या फिर किसी डिजिटल स्टोर पे जा करके, और जो है ये डिवाइसेज हैं उनको आप परचेज करोगे। लेकिन अब वहां भी आप डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी को किस उसमें देखते हैं, किस व्यू से देखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो 2 साल 4 साल या 3 ऐसे चले, तो फिर वहां पे थोड़ा सा आप ज्यादा पैसा खर्च करके और फिर उसकी क्वालिटी अच्छी देख करके लेते हो। लेकिन कई बार आप सोचते हो कि मैं कम पैसे में खरीद लूं, तो मार्केट हर तरीके का है, प्रोडक्शन हर तरीके की चीजों की हो रही है, तो वहां पे क्वालिटी जो है आप कम पैसे में ऐसी चीज खरीद लेते हो कि जो आप सोचते हो कि चलो 2 महीना 4 महीना चल गया तो मेरा पैसा जो है वसूल हो जाता है। तो क्वालिटी जो है वो बहुत अलग तरीके से, जैसे एक प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने एलजी का एक फोन मंगवाया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011-12। तो वो फोन मंगाया था मैंने, कोरिया से आया था, मेरा फ्रेंड लेकर के आया। वो सेम फोन इंडिया में भी हम लोगों ने जा करके परचेज किया। तो दोनों में क्वालिटी के टर्म्स में बात करें तो कम से कम 50 ग्राम वेट का डिफरेंस था, है ना। और जो बिल्ट क्वालिटी थी वो मतलब सुपर थी कोरियन प्रोडक्ट्स की, और जो यहाँ हम लोग मंगाए थे उसकी कम थी, है ना। तो डिपेंड करता है कि जैसे चाइना ही है, चाइना के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप देखें जो ज्यादा कॉस्ट वाला सेगमेंट है तो उसमें सेम वही चीज आपको अच्छे क्वालिटी में मिल जाता है, लेकिन पैसा ज्यादा देना पड़ता है। बट उसी चीज को कम पैसे में भी वो अवेलेबल कराते हैं। तो क्वालिटी और कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल डिपेंडेंट है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हमेशा ही करते रहा है। अगर आप कम कॉस्ट में चाहते हैं तो क्वालिटी वो वाली नहीं मिल पाएगी, लेकिन इसी में जो कंपनी कम कॉस्ट में बढ़िया क्वालिटी देती है वो मार्केट को लूट लेती है। ठीक है, मार्केट उसकी तरफ इंक्लाइंड रहता है हमेशा से ही। देन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस तरीके से आप बात कर पाते हैं, मतलब अपने कस्टमर से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन है, तो प्रोडक्ट कहाँ से चला, कब चला, फिर उसकी ट्रैकिंग सिस्टम आपको दे दी जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट तो पिक हुआ भी नहीं दिखाती, वो सीधे आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर होने के बाद आपको डिलीवर हो रहा है, तो उसके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं, या फिर कोई आप रिटर्न करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास कोई अवेलेबल ऑप्शंस नहीं है ना। तो उस केस में क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन बैरियर रहता है तो किसी कंपनी पे फेथ नहीं होता, और स्पेशली ई कॉमर्स कंपनी में जहां सर्विसेज मतलब कस्टमर ने उसको सेलर को देखा नहीं है, तो वहां पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमेशा ही इस तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए कंपनियों को, या करती हैं, कि जो
कंज्यूमर है वो जिस मोमेंट पे चाहे उस मोमेंट पे वो कम्युनिकेट कर पाए कस्टमर केयर सर्विसेज में। अगर इस टाइप की सर्विसेज कोई नहीं दे पाता है तो वो मार्केट बहुत डिफिकल्ट होगा उस ई कॉम कंपनी के लिए, या फिर उस डिजिटल मार्केट जो प्रोवाइड कर रहा है, बैकबोन प्रोवाइड कर रहा है ऐसी कंपनियों के लिए। तो वहां कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रियल लाइफ से अपना जोड़िएगा तो आप देखिएगा कि सपोज दैट आपने कोई भी प्रोडक्ट, सपोज दैट एसी खरीदा आपने, एंड एसी खरीदा और उसके लिए तो कंपनी ने लिखा हुआ है कि हमारा जो सर्विस पर्सन है वो जा करके और इसको माउंट करेगा। अब वो सर्विस पर्सन नहीं आ रहा है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लाइक कंपनी भेजेगी, मान लिया आपने, सब लोग कहते हैं कि यहाँ कंपनी भेज रही है, बट आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आज मेरा एसी आया और मैं आज ही की डेट में या 2 दिन के बाद मैं इसको माउंट करा लूं, है ना। और फिर वो नहीं करा पा रहे हैं और किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप किसी को भी सजेस्ट नहीं करेंगे, है ना, कि आप उस कंपनी से या उस ई कॉम प्लेटफॉर्म से वो प्रोडक्ट फिर परचेज करें, है ना। तो इस टाइप की चीजें रहती हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, कौन बढ़िया से डिलीवर कर पाता है, ऑन टाइम डिलीवर कर पाता है ना, हैसल फ्री डिलीवर कर पाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो ड्राइव करते हैं मार्केट के एनवायरनमेंट को। बाकी लेवरेज फैसिलिटीज जो है वो कौन कंपनी कितनी दे पाती है, ठीक है, उस टाइप की जो चीजें रहती हैं। जैसे कई बार आप कुछ खरीदते हैं तो उसके साथ कोई गिफ्ट भेज दिया कंपनी ने, या फिर आपको बोला गया कि चलिए आप टेंशन नहीं लेना, आपने अगर कोई परचेज किया है तो उसके साथ ये चीजें फ्री मिल रही है या ये कूपन्स दिए जा रहे हैं, है ना। तो जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आप दे पाते हैं कस्टमर को वो सारी इस कैटेगरी में आ जाती हैं, और वो भी मैटर करता है कि सर 2 मिनट, ठीक है। 10, डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में से हमारा मतलब है कि एक बड़ा सेगमेंट है, जैसे एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, ई कॉम, एजुकेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, स्पोर्ट्स, टेलीविजन एंड पब्लिशिंग, ये लिस्टिंग है। अब ये किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को इफेक्ट करती है समझना है। पहली बात एंटरटेनमेंट सेक्टर है, तो एंटरटेनमेंट सेक्टर बिना कुछ कहे भी कई बार मार्केट को इफेक्ट कर देता है। जैसे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो भी वेयरेबल्स हैं या जो भी डिवाइसेज यूज होती हैं वो कहीं ना कहीं फिर आने वाले टाइम में उसको लोग एज ए फैशन लेकर के चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि कई बार मैसेज जो है देना होता है तो उसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चुना जाता है। जैसे सपोज दैट कोई बढ़िया अपना यूट्यूब पे काम कर रहा है और कोई कॉमेडी वीडियो और ये सारी चीजें बता रहा है, तो वो 5-10 मिनट का वीडियो बनाया, उसी में कुछ सेकंड्स का सेगमेंट लेकर के और कस्टमर को मैसेज पहुंचा दिया जा सकता है। और ये ज्यादा चलता है जहां स्पॉन्सर्ड एड आते हैं, वहां पे आप देखते होंगे कि जनरली आप देख रहे हैं तब तक अचानक से, जैसे द स्क्रीन पत्ती ही है या फिर कोई भी और बिंज है या फिर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो मिलेगा। तो वहां क्या है कि आप देख रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन अचानक से वहां पे आकर के और कोई पर्सन बता गया कि चलो भाई आप ये रमी खेलोगे तो इतने पैसे ऐसे ऐसे अर्न कर लेते हो। तो उसके लिए भी अब वो स्पॉन्सर्ड कंपनियां जो है वो क्रिएट करवा रही हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट मटेरियल, है ना। तो ये भी इफेक्ट करता है। बाकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बैकबोन प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को, है ना। तो ये सारा एनवायरनमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो स्मूथ रहे और हैसल फ्री रहे, प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर रहे, और कस्टमर को इजी सर्विस मिले, है ना। तो टेक्नोलॉजी एंड पे काम करते हैं। जैसे कोई सेल आना है तो सेल आना है तो अचानक से कंपनियां सेल नहीं ला देती है, उसके पीछे कई मतलब 10 दिन 20 दिन 50 दिन उसके लिए प्रॉपर वे में पोर्टल्स रेडी किए जाते हैं। पोर्टल्स रेडी करने के साथ साथ से इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हमेशा लोग रेडी रहते हैं। और जब बिग बिलियन डे सेल शुरू होता है तो बैकएंड पे पूरी की पूरी टीम बैठती है किसी भी कंपनी में, और वो लोग उस सेल को
ट्रैक करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं कोई जैसे मान लीजिए अचानक से कोई सेल आया और वेबसाइट जो है क्रैश हो गई, तो उस क्रैश से बचाना हो भी कंपनियों का काम होता है। अदरवाइज फिर क्या है कि जो डेटाबेस है वो उस तरीके से नहीं कनेक्ट काम कर पाएंगी, और फिर क्या है कि प्रोडक्ट अगर कम है और कई बार सेल ज्यादा लोगों ने एक ही टाइम पे ऑर्डर किया कुछ सेकंड्स में, तो वहाँ डिफिकल्टी आएगी। तो इसको मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी टीम काम करती है। थर्ड इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स आप सब लोग समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स इसका फुल फॉर्म है। जो भी ऑनलाइन चीजें चलती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से चलती हैं, वो ई कॉमर्स का पार्ट होती हैं। एजुकेशन, तो एजुकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे एजुकेशन एक बड़ा सेगमेंट है जो रिलेटेड है डिजिटल मीडिया से। जैसे पहली चीज ट्रेनिंग देना कि डिजिटल मीडिया को किस तरीके से आप रन करेंगे। सेकंड थिंग, ट्रेनिंग के साथ साथ किस तरीके से डिलीवर करना है प्रोडक्ट्स को, इसके लिए भी ट्रेनिंग। तो जितना ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, वो एजुकेशन, वो सेक्टर जो है वो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है ना। दूसरी बात, एजुकेशन अगर उस तरीके से देखें एज ए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी, तो देखें तो एक बहुत बड़ा एरिया है आज की डेट में एजुकेशन का। और उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो बायजू है ना। बायजू ने प्रॉपर सिस्टम बना रखा है। दूसरी बात, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये इंडस्ट्री है। जैसे किसी कंपनियों, आपने सपोज XYZ कोई कंपनी क्रिएट की, कंपनी क्रिएट करने के बाद अलग अलग लोगों से आपने उस पे अपनी सर्विसेज देने के लिए कि हम आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, तो उनके साथ एक MOU साइन किया और उनके लिए आप कुछ पैसे लेकर के और अपना काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को अगर बैकबोन देने वाले बात करें, तो सारी की सारी कमर्शियल एंटिटीज ही होती हैं और वही रन करती हैं। अदरवाइज फिर अगर कोई स्पॉन्सर ना हो तो ये दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो वो भी वहां पे भी डिजिटल मीडिया स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत बड़ा वो देखेंगे। और स्पोर्ट्स एक बड़ी कॉस्ट, सॉरी, स्पोर्ट्स जो है डिजिटल मीडिया के लिए एक बड़ा बैकबोन है, और वहां से स्पोर्ट्स के लिए डिजिटल मीडिया को यूज करना भी इंटरनेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। एंड सेकेंड थिंग कि स्पोर्ट्स के थ्रू एक बहुत बड़ा बिजनेस करती हैं जो डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री है। जैसे लाइव कराना है कहीं पे, तो लाइव कराने के लिए बिडिंग होती है, तो कई कई 100 करोड़, कई कई 1000 करोड़ रुपए में भी होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस स्केल पे जाना है, किस लेवल का जो गेम है वो चल रहा है ना। तो वो भी एक बड़ा सेगमेंट है इसका। थर्ड, टेलीविजन। टेलीविजन वैसे डिजिटल मीडिया में आप कंसिडर कर सकते हैं या किया जाता है, ठीक है, लेकिन टेलीविजन को बैकबोन ही देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल मीडिया में, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है एंड दिस इज वेरी कॉस्टली। देन पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से कि वो सपोज दैट किसी ने बुक अपनी बुक लॉन्च किया, तो ऑनलाइन अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही और उस तरीके से अपना सेल कर रही हैं। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो एक दूसरे पे कई बार म्यूचुअली डिपेंडेंट भी होती हैं और कई बार इंडिपेंडेंट भी होती हैं। इस